गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जो क्लास 7th में चैप्टर नंबर 3 है एसएसटी का, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सल्तनत पीरियड। सल्तनत क्या है? ये दिल्ली पे जो शासकों ने शासन किया उन्हीं उस शासनकाल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनको हम समझेंगे। नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है ममलूक। अगर इसमें आपसे ये भी मेरा कहना, अगर आपने अपने से इसमें अर्थ निकालना शुरू कर दिया तो इसका आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या है, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, या आपके कोई भैया अच्छे से अगर वो आपको पढ़ाते हैं तो उनकी बात को सुनिए, या आपके घर पे या आपके सर मैम कोई भी आपको बताते हैं तो ये समझ में आएगा। वैसे अगर आपने सेल्फ ही सोचा कि हम इसको कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए एक बार जब आप समझ जाओगे इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट है हमारा ममलुक। ममलुक का मतलब होता है, ममलुक का होता है स्लेवर और सन ऑफ ए स्लेव। जो क्या एक दास है, जो दास का जो सन होता है और वो भी स्लेव होता है, वो भी दास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ममलूक। इसमें आगे इसका बारे में जिक्र आएगा। एक वर्ड आता है आगे सिजदा। सिजदा ये आप जो मुस्लिम कल्चर है उसमें आपको ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, सिजदा करना। सिजदा करने का मतलब ये एक सम्मान जताने का एक प्रतीक है। इसमें क्या दिया है? मुस्लिम कस्टम्स ऑफ नीलिंग एंड टचिंग द ग्राउंड विथ ऑन फोरहेड। जो मुस्लिम ये परंपरा है, इसमें क्या वो करते हैं, झुक कर के जो अपना फोरहेड है उसको ग्राउंड से टच करते हैं, झुक कर जो अपना सलाम करते हैं उसको हम कहते हैं सिजदा। नंबर थर्ड आता है द चालीसा। चालीसा क्या है? एक ग्रुप ऑफ 40 इन्फ्लुएंशियल टर्कीज नोवेल्स। ये क्या होता था चालीसा की? जैसे राजा होता, राजा जो उसके नोवेल्स होते थे, जो उसके राज्य के वो 40 खास व्यक्तियों को चुनता था और जिनका की प्रभाव किस पर रहता था? उसके शासन पे। नंबर नेक्स्ट है इसमें पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये खास तौर से जो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की है, ये किससे जुड़ी हुई है? ये बलबन से जुड़ी हुई है। ए वेरी हार्श पॉलिसी। ये बहुत ही मतलब हार्श मतलब बहुत ही मतलब इसको क्या कहा जाए, हार्श का मतलब कि काफ़ी मतलब भयभीत करने वाली थी, खतरनाक थी पॉलिसी। फॉलोड बाय द बलबन। इसको फॉलोड किसने किया? बलबन ने। अगेंस्ट द रीबल्स, जो उसके सामने राजद्रोह करते थे, ट्रेटर्स थे, जो गद्दार थे, जो रॉबर्स थे, जो मतलब बदमाश थे, डाकू थे, इनके लिए एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि बलबन के बारे में एक बात कही जाती है कि बलबन एक ऐसा सख्त राजा था कि कोई उसको हंसता ही नहीं देखता था। कहते हैं कि वह इतना सख्त रहता था, हार्श का इतना सख्त रहता था कि उसके सामने कोई भी अपनी बात को रखने में भी सही से हिचकता था, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी थी शासन पे कि जो इसमें नहीं दिए आयरन एंड ब्लड की नींद, तो वह मरवा भी सकता था। एक बार की बात है कि एक बंगाल में विद्रोह हो गया, बलबन को पता चला, बलबन ने जाकर के बंगाल में विद्रोह को दबाया और जिस व्यक्ति ने विद्रोह किया था उसको एक चौराहे पे जाकर के उसको वहाँ पर मारने के बाद टांग दिया। और फिर उसने अपने पुत्र से कहा कि देख रहे हो कि जो विद्रोह करेगा उसका भी यही हर्ष होगा। तो कहते हैं कि वह काफ़ी समय तक उसका जो वो लड़का था वो कभी दिल्ली आया ही नहीं। तो इसी से पता चलता है कि वह कितना सख्त शासक था। और ये भी कहा जाता है कि वह इतना सख्त था, कभी कभी वह अकेले में बैठ कर के रोया करता था। नेक्स्ट आता है इसमें जौहर। मास सेक्रीफाइस बाई राजपूत वुमेन्स टू सेव देयर ऑनर। जो क्या थी, ये जो राजपूत महिलाएं थीं, जौहर प्रथा हुआ थी, जैसे कोई राजा अगर युद्ध के मैदान में मर जाता है तो ये सारी जो राजपूत महिलाएं होती थीं ये अपने को मतलब या तो ये मतलब खुद को जला लेती थी, या जो भी मरने की जो इनकी क्रिया होती थी उसी को कहा जाता है जौहर, जो कि ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए करती थी।
नेक्स्ट आता है उलेमा, द गार्डियंस ऑफ इस्लामिक लॉ। जो इस्लामिक लॉ को जो गार्डियंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? उलेमा। फिर आता है दियोक्रेसी। दियोक्रेसी का मतलब होता है ए स्टेट हैविंग इट्स ओन रिलीजन। अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का अगर खुद का धर्म होता है तो उसको कहते हैं दियोक्रेसी। नेक्स्ट आता है खालसा। खालसा भूमि वह होती है लैंड टेरिटरी ओन्ड बाय द सुल्तान, जो कि सुल्तान के ऑनर में होती थी। जो खालसा भूमि होती थी उससे टैक्स वसूला जाता था, जो कि जिसका अधिकार मेन किसका होता था? राजा का सेल्फ। नेक्स्ट आता है इक्ता, द लैंड गिवन टू एन ऑफिसर हु केप्ट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू। ये क्या है कि पहले क्या होता था, सभी को अभी की तरीके से पेमेंट नहीं मिलती थी, उनसे कहा जाता था कि ये मैंने आपको इक्ता दे दिया, ये मैंने इतनी जगह आपको दे दी है, अब इसमें आप क्या कीजिए, अब आप इसमें जा कर के मतलब वहाँ से टैक्स वसूलिए, उससे आप अपना खर्चा भी चलाइए और राज्य को भी दीजिए। तो ये थी उस समय की इक्ता प्रणाली। और इक्ता क्या होता था? एक मूल रूप से एक प्रोविंस ही होता था। नेक्स्ट आता है सिख। सिख होता है एक सब डिवीजन ऑफ इक्ता। ये मतलब इक्ता से का जो सब डिवीजन होता था उसी को सिख कहते हैं। नेक्स्ट आता है खराज। खराज ए लैंड टैक्स। जो लैंड से टैक्स वसूला जाता था उसको कहते थे खराज। नेक्स्ट आता है इसमें जजिया, ए टैक्स टू बी पेड ऑन नॉन मुस्लिम्स। जो टैक्स नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जो अदर लोग होते थे उनसे लिया जाता, उसको कहते थे जजिया। जकात था ए टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी पे टैक्स वसूला जाता था उसको हम क्या बोलते थे? जकात। आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाई मोहम्मद गोरी। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 AD में हराया, उसके बाद द हिंदू रूल एंडेड इन नॉर्थ इंडिया। तो जो हिंदू रूल था, जो हिंदू शासन था उसका समाप्त हो गया। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। एंड पेव्ड द वे ऑफ मुस्लिम रूल्स। और जो उसकी जो मजबूत हुआ क्या, एक रास्ता खुला मुस्लिम रूल का। गोरी मेड कुतुबुद्दीन ऐबक द गवर्नर ऑफ ऑल कन्क्वेर्ड टेरिटरीज एंड रिटर्न होम। तो जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बनाया जो जीते हुए क्षेत्र थे, और वापस अपने घर लौट गया। इन 1206 AD गोरी बाज मर्डर्ड बाई हिंदू गोखर। ये क्या थे? ये खोकर थे, इन्हीं ने क्या किया, गोरी का मर्डर कर दिया था। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द रूलर ऑफ गोरीज टेरिटरी। तो इससे क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन गया, वह जो गोरी के जीते हुए क्षेत्र थे उनका शासक हो गया। अब हम देखेंगे सल्तनत पीरियड को। इसकी हम शुरुआत करते हैं 1206 से 1526 AD एंड ओवरव्यू। द पीरियड बिटवीन 1206 टू 1206 to 1526 AD इज नोन एज द एज ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसको हम किस नाम से जानते हैं? दिल्ली सल्तनत के नाम से, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास में, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ सुल्तान्स हु कंक्वेर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिल्ली क्या थी? कैपिटल थी सुल्तानों की। हु कंक्वेर्ड, जो वह जीते थे क्षेत्र, ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके जीते हुए क्षेत्र भी शामिल थे इसमें। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान 5 डायनेस्टीज ऑफ तुर्किश रूलर्स इन नॉर्थ इंडिया। इसमें तुर्की रूलर्स की जो क्या थी, 5 डायनेस्टी दिखाई देंगी आपको। दीज 5 डायनेस्टीज वर द स्लेव। ये क्या थे? सारे स्लेव थे। द खिलजी, द तुगलक, द सैयद एंड द लोधी। फर्स्ट हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी में। सबसे पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो स्लेव डायनेस्टी थी, जो दास वाली थी, 1206 से लेकर के 1290 तक, इसमें शासक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना? शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
तो जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनी हुई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसका निर्माण कराया था, और फिर उसका जो पार्ट था वो किसने बनवाया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इसके बाद कौन आता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन। इसके बाद हम देखते हैं अब खिलजी डायनेस्टी। किसको देखेंगे? खिलजी में क्या है? 1290 से 1320 के बीच में 1290 टू 1320 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद शासन आता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसके बाद आता है खुसरो मलिक के पास। अब हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414 गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक का भी महत्व है, जो अभी मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का जब ये पर्यावरणीय वजह से इसका नुकसान हुआ था ऊपर की मीनारों का, तो इनको सही किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी। किसको? सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451 कैजिद खान सैयद, मुबारक शाह सैयद, अलाउद्दीन आलम शाह, ये सैयद डायनेस्टी के शासक थे। फिर आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी 1451 से लेकर के 1526 तक। फिर आता है सिकंदर लोधी, फिर आता है इब्राहिम लोधी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आगे का रीड करेंगे। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।